कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 पुस्तक का नाम है और इसी पुस्तक का अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। आज हम इसका भाग 2 करेंगे। भाग 1 हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें आपको सत्ता की साझेदारी या सत्ता में हिस्सेदारी का अर्थ बताया गया है। क्या है सत्ता की साझेदारी? सत्ता की साझेदारी का अर्थ सरकार के विभिन्न स्तरों पर और समाज के विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच शासकीय शक्तियों का बंटवारा करना है। इसके अलावा भाग 1 में हम बेल्जियम का उदाहरण दिया है और एक श्रीलंका का उदाहरण दिया गया है। बेल्जियम के उदाहरण में आपको बताया गया है कि किस प्रकार वहां 2 समुदायों, जो फ्रेंच बोलने वाले थे, उनके बीच और जो दूसरी भाषा बोलने वाले थे उनके बीच शक्तियों को बांटा गया और किस प्रकार जब शक्तियों को समान रूप से बांटा गया तो वहां जो 2 समुदायों के बीच टकराव था वो खत्म हो गया। दूसरी ओर आपको श्रीलंका का उदाहरण दिया गया। श्रीलंका के उदाहरण में आपने देखा कि वहां सिंगली बहुसंख्यक थे और जो तमिल थे वो अल्पसंख्यक थे, लेकिन वहां सत्ता का बंटवारा ठीक प्रकार से नहीं किया गया और सत्ता का बंटवारा ठीक प्रकार से न सत्ता में जो भागीदारी थी वो ठीक प्रकार से न होने के कारण दोनों समुदायों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई और श्रीलंका को गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। भाग 2 में हम सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इस पर चर्चा करें। सत्ता की साझेदारी या सत्ता में हिस्सेदारी क्यों जरूरी है इसकी चर्चा करेंगे। सत्ता का बंटवारा इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे एक देश में रह रहे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की स्थिति कम हो जाती है। वर्तमान समय में हर समुदाय सत्ता में भागीदारी चाहता है और जब उसको ये भागीदारी नहीं मिलती है या उसकी अनदेखी होती है तो फिर वो अपनी भागीदारी चाहने के लिए कोई ना कोई असंवैधानिक तरीका जरूर अपनाता है। लेकिन यदि सबको सत्ता में भागीदार बना दिया जाए तो इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो टकराव की स्थिति है वो कम हो जाती है। यदि सभी सामाजिक समूहों को सत्ता में भागीदार न बनाया जाए तो यह सामाजिक टकराव आगे चलकर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। आपने देखा है श्रीलंका का उदाहरण कि वहां पर तमिलों ने जब सिंगलियों ने जब तमिलों की मांगों को नहीं माना तो उन्होंने सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया, जिसके कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया। तो यदि सत्ता में भागीदार ना बनाया जाए समाज के सभी वर्गों को तो इससे हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है यह। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। तो पहला कारण तो ये है कि सत्ता में हिस्सेदारी करने से राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व आता है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है कि देश के यदि किसी देश में किसी धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं, दूसरे धर्मों के लोग अल्पसंख्यक हैं, तो अपनी बात को वो थोड़े समय के लिए तो मनवा सकते हैं, पर आगे चलकर यह देश की एकता और अखंडता के लिए घातक हो सकता है। क्योंकि जिन लोगों को सत्ता में भागीदारी नहीं दी जाती है आगे चलकर वही बहुसंख्यक लोगों के खिलाफ शस्त्र उठा लेते हैं और जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता या देश की एकता को खतरा पैदा हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता है, बल्कि यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। इसलिए जरूरी बन जाता है कि यदि किसी देश में एक वर्ग जो है बहुसंख्यक है और एक वर्ग जो है अल्पसंख्यक है, दोनों को सत्ता में भागीदार बनाया जाए। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए भी अच्छा है। जहां पर लोकतंत्र है
वहां पर यह जरूरी बन जाता है कि सभी लोगों को सत्ता में भागीदार बनाया जाए, समाज के सभी वर्गों को सत्ता में भागीदार बनाया जाए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही यही है, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन। तो सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए भी अच्छा है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का शासन। लोगों का शासन तभी कायम हो सकता है जब लोगों को शासन में भागीदार बनाया जाए, अर्थात उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। वैध सरकार वही है, सबसे बढ़िया सरकार वही है जिसमें सभी लोगों को भागीदार बनाया जाता है। अगला प्रश्न है या अगला बिंदु है जिस पर चर्चा करनी है, सत्ता की साझेदारी के रूप या तरीके। कैसे हम सत्ता की साझेदारी या किन तरीकों से हम लोगों को सत्ता में भागीदारी या सत्ता में हिस्सेदारी दे सकते हैं। तो कुछ तरीके हैं, उसमें पहला है सरकार के अंगों में साझेदारी। पहला जो तरीका, सरकार के अंगों में साझेदारी, ये कैसे हो सकता है? सत्ता की साझेदारी का पहला तरीका सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा करना है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा करना जो पहला तरीका है, किस तरह से लोगों को सत्ता में भागीदार बनाया जा सकता है, वो है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता को बांटा जाए। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। एक को हम विधान पालिका या विधायिका कहते हैं, दूसरा कार्यपालिका होता है और तीसरा न्यायपालिका होता है। अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिए कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के बीच काम बांट दिए जाते हैं। जैसे तीनों अंगों के काम बटे होते हैं जब भागीदारी करते हैं। जैसे विधान पालिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना है और न्यायपालिका का काम कानून तोड़ने वालों को सजा देना है। तीनों अंगों को, पहला तरीका यह है कि सत्ता का बंटवारा कैसे किया जाए। तो उसमें आता है कि सरकार के जो 3 अंग हैं उनके बीच काम बांट दीजिए। विधान पालिका का काम जो है वो कानून बनाना तय कर दीजिए, कार्यपालिका का काम उन कानूनों को लागू करना निश्चित कर दीजिए और न्यायपालिका का काम उन लोगों को सजा देना होना चाहिए जो कानूनों को तोड़ते हैं। जब काम तीनों अंगों में बांट दिए जाते हैं तो इस बंटवारे का फायदा यह होता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता। जब सबके पता लग गया है कि मेरा काम कानून बनाना है तो वो दूसरों के कामों में दखलंदाजी नहीं करता, सिर्फ कानून बनाने का काम करता है। न्यायपालिका को पता होता है कि उसका काम कानून तोड़ने वालों को सजा देना होता है तो वो अपने दायरे में काम करता है। तो सरकार का कोई भी अंग सत्ता का असीमित प्रयोग, यदि सारे के सारे काम एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था को सौंप दिए जाए तो फिर वो मनमाने तरीके से कानून बना सकता है, मनमाने तरीके से लागू कर सकता है और मनमाने तरीके से उनकी व्याख्या कर सकता है। लेकिन जब काम बांट दिए जाते हैं फिर सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं हो सकता है। इसके अलावा हर अंग दूसरे पर नियंत्रण भी रखता है। तो सरकार के अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा करने का फायदा ये होता है कि जो एक अंग है कि हर अंग जो है वो दूसरों के कामों पर नियंत्रण रखता है, देखता है कि वो अपना काम ठीक प्रकार से कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा तरीका है सत्ता के बंटवारे का सरकार के स्तरों पर साझेदारी। सरकार के स्तरों पर साझेदारी, अब स्तर कौन कौन से होते हैं? सत्ता की साझेदारी का दूसरा तरीका सत्ता को सरकार के अलग अलग स्तरों पर बांटना है। सत्ता की साझेदारी का दूसरा तरीका सत्ता को सरकार के अलग अलग स्तरों पर बांटना है। सरकार के 3 स्तर हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार होती है, इसी प्रकार पूरा देश आगे राज्यों में बटा होता है तो राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती है और राज्य नीचे गांव शहरों में बटे होते हैं तो स्थानीय स्तर उसको हम कहते हैं। स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकारें होती हैं। इन तीनों स्तरों पर शक्तियों को बांटते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जब
आप स्तरों के हिसाब से सत्ता का बंटवारा कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक स्तर को वे काम दिए जाने चाहिए जो उसी स्तर के हैं। तो इन तीनों स्तरों पर शक्तियों को बांटते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे मामले जो पूरे देश से संबंध रखते हैं उन्हें केंद्र सरकार को सौंपा जाता है, ऐसे मामले जो राज्यों से संबंध रखते हैं उन्हें राज्य सरकार को सौंपा जाता है, और ऐसे मामले जो किसी स्थान से संबंध रखते हैं उन्हें स्थानीय सरकारों को सौंपा जाता है। तीसरा तरीका है सत्ता की भागीदारी या सत्ता के बंटवारे का विभिन्न समूहों में साझेदारी। देश के जो विभिन्न अलग अलग समूह एक देश में पाए जाते हैं उन समूहों में साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का तीसरा तरीका सत्ता को देश के अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच बांटना है। जैसे धार्मिक और भाषाई समूह के बीच सत्ता को बांटना। धर्म के आधार पर अलग अलग समूह एक देश में रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो धर्म के आधार पर सत्ता को बांटा जा सकता है। और यदि अलग अलग भाषा बोलने जैसे बेल्जियम में रहते थे तो भाषा के आधार पर सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा ऐसे ही किया गया, मतलब भाषा के आधार पर वहां किया गया है। वहां संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार में फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की संख्या समान हो। जब आप इस तरह से बंटवारा करते हैं तो इसका फायदा बड़ा होगा।